दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक छोटी सी और बहुत ही मनोरंजन से भरपूर, यह कह सकते हैं बहुत ही ज़्यादा एक हंसाने वाली कहानी है और आपको कहानी सुनने में मज़ा आएगा। उसके अलावा दोस्तों, आज की इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। उसके अलावा दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंत में मैं कुछ डिस्कस करने वाला हूं। दोस्तों, एक दो दिन पहले मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट में आमतौर पर मैं क्वेश्चंस जो है वो पूछता हूं, कई बार मैं जो MCQs टाइप के क्वेश्चंस होते हैं मैं पूछता हूं, तो उसके अंदर मैंने आपको एक हु का क्वेश्चन दिया था। तो उसके अंदर मैंने कमेंट्स में देखा कि 2-3 लोगों को थोड़े से उसमें डाउट थे। तो दोस्तों, कहानी के अंत में मैं आज जो हु का जो पार्ट है उसे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और मैं उम्मीद करूँगा कि उस वीडियो को देखने के बाद जो हु का जो भी हु से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस हैं आपको उनका जवाब मिलेगा और आप हु को भी अच्छे से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहें। कहानी जब ये स्टोरी पूरी हो जाएगी, कहानी ख़त्म होने के बाद जो ग्रामर का पार्ट है वो हम शुरू करेंगे, जो मैं आपको बता चुका हूँ। तो चलिए आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द इनोसेंट मैन। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वर्ड है इनोसेंट, ये एक एडजेक्टिव है और इसके कई सारे मतलब हैं। देखिए, इनोसेंट का मतलब क्या होता है? आमतौर पर ऐसा मतलब, इसका मतलब होता है बेकसूर। ऐसा व्यक्ति जिसने कोई गुनाह, कोई पाप ना किया हो, उसे क्या कहते हैं? इनोसेंट। इसका मतलब मासूम भी होता है, निरपराध, भोला। ऐसा व्यक्ति जो सीधा साधा हो, सरल हो, या कह सकते हैं निर्दोष, निरपराध, जिसने कोई अपराध ना किया हो। तो इसके कई सारे मतलब हैं। भोला या निर्दोष, सरल, इसे हम क्या कहते हैं? इनोसेंट कहते हैं। तो ये एडजेक्टिव है। तो क्या अर्थ हुआ? द इनोसेंट मैन। तो इसका क्या मतलब निकला? कि मासूम आदमी, ऐसा कह सकते हैं कि भोला सरल आदमी। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुनें और यदि आज की कहानी में आपको कोई भी नया वर्ड या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसे नोट करें और यदि कहानी पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। वन डे आ मोटरिस्ट वॉज अरेस्टेड फॉर ड्राइविंग एट आ वेरी हाई स्पीड। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का वाक्य है। तो आप इसके, अगर आप चाहें तो इसके स्ट्रक्चर को नोट कर लीजिए। जब हम पास्ट इंडेफिनिट में पैसिव में वाक्य बनाएंगे तो वहाँ पर वॉज या वर्ब का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। जब आपका सब्जेक्ट होगा आई, ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर नाउन, तब वॉज का इस्तेमाल करना है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। और जब सब्जेक्ट होगा वी, यू, दे या फिर प्लूरल नाउन, तब आपको वर्ब लगाना होगा और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो दोस्तों, अरेस्ट का मतलब होता है किसी को गिरफ्तार करना, थर्ड फॉर्म है अरेस्टेड। तो क्या अर्थ हुआ? वन डे, एक दिन, आ मोटरिस्ट। मोटरिस्ट का मतलब हो गया मोटर चालक, मतलब एक जो ये बाइक या वगैरह चलाते हैं उन्हें मोटरिस्ट कहा जाता है। तो एक दिन जो एक मोटर चालक था वॉज अरेस्टेड, उसको गिरफ्तार किया गया। फॉर ड्राइविंग करने के लिए एट ए वेरी हाई स्पीड, बहुत ज़्यादा ऊंची, एट ए वेरी हाई स्पीड मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ गति पर चलाने के लिए उसको एक मोटर चालक को गिरफ्तार किया गया। द मोटरिस्ट वॉज प्रेजेंटेड बिफोर द जज। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये भी पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का वाक्य है। जैसे मैंने आपको बताया, जब हम पास्ट इंडेफिनिट में पैसिव में वाक्य बनाएंगे और यदि सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर नाउन होगा तो वहाँ वॉज का इस्तेमाल किया जाएगा, साथ में थर्ड फॉर्म लगाई जाएगी। प्रेजेंट का अर्थ होता है किसी को पेश करना, थर्ड फॉर्म है प्रेजेंटेड। और दोस्तों, बिफोर का मतलब पहले भी होता है और इसका मतलब सामने भी होता है। तो बिफोर द जज का मतलब हुआ न्यायाधीश के सामने। जज का मतलब होता है न्यायाधीश। चलिए, तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? द मोटरिस्ट वॉज प्रेजेंटेड बिफोर द जज, मतलब कि मोटर चालक को जज साहब के सामने, जज के सामने पेश किया गया। आगे देखिए, द जज आस्क्ड हिम डू यू वॉन्ट टू से समथिंग।
दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। आस्क मतलब पूछना, सेकंड फॉर्म आस्क, तो क्या अर्थ हुआ? द जज आस्क्ड हिम, हिम मतलब उससे और ये ऑब्जेक्ट है। द जज आस्क्ड हिम, जज ने उससे पूछा। डू यू वॉन्ट टू से समथिंग। दोस्तों ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव वाक्य है और आप इसके स्ट्रक्चर को ज़रूर नोट कर लीजिए। जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का कोई वाक्य बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में इंटेरोगेटिव का, तो वहाँ पर डू या डज का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, जैसा यहाँ आप देख सकते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अच्छा, अब आपको ये कैसे पता लगेगा कि यहाँ पर हमें डू का प्रयोग करना है या फिर डज, तो आप उसके लिए एक चीज़ नोट कर लीजिए। मैं आपको इसके स्ट्रक्चर को बता देता हूँ। जब आपका सब्जेक्ट होगा आई, वी, यू, दे या फिर प्लूरल नाउन, तब आपको डू का प्रयोग करना है। और जब आपका सब्जेक्ट होगा ही, शी, इट या फिर सिंगुलर नाउन, तब आपको डज का। तो इस चीज़ को याद रखें, जब ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन सब्जेक्ट के रूप में होगा तब डज का प्रयोग किया जाएगा, और जब होगा आई, वी, यू, दे या प्लूरल नाउन तब आपको डू का यूज़ करना है। तो यहाँ पर यू सब्जेक्ट है तो डू का यूज़ किया गया है। और वॉन्ट मतलब चाहना, तो क्या मतलब हुआ? डू यू वॉन्ट, क्या आप चाहते हो? टू से समथिंग, कुछ कहना। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी बात और बताना चाहूँगा। जब आप दोस्तों ऐसा कोई वाक्य बनाएंगे जहाँ पर आप दो वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, जैसा यहाँ हम देख ही सकते हैं यहाँ दो वर्ब का इस्तेमाल किया गया वाक्य को बनाने में, तब आपको क्या करना है? जो पहली वर्ब आप लगाएंगे उसके बाद आपको टू का यूज़ करना है कंजक्शन के रूप में। और टू के बाद याद रखें, इस बात को नोट कर लें कि टू के बाद हमेशा ही आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना होता है। तो क्या अर्थ निकला इस लाइन का, यहाँ से देख लेते हैं। द जज आस्क्ड हिम, जज ने उससे पूछा। डू यू वॉन्ट टू से समथिंग, क्या आप कुछ, समथिंग मतलब कुछ, क्या आप कुछ कहना चाहते हो? क्या आप कुछ कहना चाहते हो, ऐसा जज साहब ने उससे पूछा। आगे देखिए, सर, सर का मतलब होता है श्रीमान। आई एम इनोसेंट सेड द मोटरिस्ट। दोस्तों ये जो वाक्य है ये सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है। सिंपल प्रेजेंट का अर्थ होता है जब हम वर्तमान में कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर इज एम आर का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में नाउन या एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाते हैं। और इस तरह के वाक्य जो होते हैं उसमें कभी भी वर्ब का प्रयोग नहीं होता है। तो कई बार जो इस तरह के वाक्य हैं उनको नो एक्शन सेंटेंस भी कहा जाता है। तो ये हमारा नो एक्शन सेंटेंस है और इसे हम सिंपल प्रेजेंट भी बोल सकते हैं। तो क्या अर्थ हुआ? सर, श्रीमान, आई एम इनोसेंट, मैं निर्दोष हूँ। सेड द मोटरिस्ट, मोटर चालक ने कहा। चलिए आगे देखिए। द जज आस्क्ड, जज ने पूछा। डिडंट यू रीड द ट्रैफिक साइन बोर्ड 30 किलोमीटर पर आवर। क्या अर्थ हुआ? डिडंट यू रीड द ट्रैफिक साइन बोर्ड। दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। अच्छा दोस्तों आप ये समझ लीजिए कि जब हम पास्ट इंडेफिनिट में इंटेरोगेटिव का वाक्य बनाएंगे तो वहाँ पर डिड का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। उसके अलावा दोस्तों ये जो वाक्य है इंटेरोगेटिव नेगेटिव, इसे आप दो तरह से बना सकते हैं। पहला तरीका यहाँ पर लिखा हुआ है, डिडंट यू रीड द ट्रैफिक साइन बोर्ड, या फिर आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, डिड यू नॉट रीड। तो आप इसको दो तरह से बना सकते हैं, चाहे तो आप डिडंट एक साथ लिख सकते हैं या फिर इसको आप जो नोट लगाएंगे वो सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे। तो इस चीज़ को याद रखें, जब आप इंट्रोगेटिव नेगेटिव वाक्य बनाएंगे या तो आप इसको इस तरह से बना सकते हैं डिडंट, या फिर अगर आप इसको दूसरे तरीके से बनाएंगे तो उसमें जो नोट आएगा वो सब्जेक्ट के बाद आएगा। अगर मान लीजिए आप इसी वाक्य को दूसरे तरीके से बनाएंगे तो क्या बनेगा, डिड यू नॉट रीड द ट्रैफिक साइन बोर्ड। तो एक ही बात है, आप दोनों तरीके से वाक्यों को बना सकते हैं। तो इसका क्या अर्थ हुआ, द जज आज, जज ने पूछा, डिड नॉट यू, डिडंट या डिड नॉट यू ऐसी पढ़ सकते हैं इसको, डिडंट यू रीड द ट्रैफिक साइन बोर्ड, क्या आपने जो ट्रैफिक का साइन बोर्ड है उसको नहीं पढ़ा 30 किलोमीटर पर आवर। और दोस्तों साइन बोर्ड का मतलब होता है इस तरह के जो बोर्ड्स होते हैं जहाँ पर कुछ लिखा होता है। चलिए आगे देखिए, एट दिस मतलब इस पर, द मोटरिस्ट सैड, मोटर चालक ने कहा, सर श्रीमान, हाउ कुड आई हैव read that message when I was moving at a speed of 60 किलोमीटर पर आवर। क्या अर्थ हुआ दोस्तों, सबसे पहले आप ये जो स्ट्रक्चर इसे समझ लीजिए, फिर आगे पढ़ते हैं। ये जो है इसमें कुड हैव का इस्तेमाल किया गया है, ये हमारा
देखिए, जब हम कोई ऐसा वाक्य बनाएंगे, आप इसको नोट कर लीजिए, जहाँ वाक्य की टेल पर सकता था, सकती थी, सकते थे जैसे वर्ड्स आएंगे, कोई भी ऐसा वाक्य जो सकता था, सकती थी, सकते पे ख़त्म होगा, तो ऐसे स्थानों पर कुड हैव का इस्तेमाल किया जाएगा, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाएगी। और ये जो वाक्य है ये इंट्रोगेटिव वाक्य है, तो जब आप इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब पहले, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर हैव और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। अच्छा दोस्तों, ये जो वर्ड है रीड, इसको ये जो रीड है इसकी फर्स्ट फॉर्म की यही स्पेलिंग है, सेकंड फॉर्म की भी और थर्ड फॉर्म की भी, लेकिन यहाँ पर इसको थर्ड फॉर्म के रूप में आप मान के चलें। तो क्या अर्थ हुआ? सर, श्रीमान, हाउ कुड आई हैव रेड दैट मैसेज। दैट मतलब उस मैसेज को, मतलब क्या हुआ कि श्रीमान, मैं उस मैसेज को, मैसेज का अर्थ होता है संदेश, मैं उस संदेश को कैसे पढ़ सकता था? When I was moving, जब मैं जा रहा था, और ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का वाक्य है जहाँ वॉज वर्ब के साथ फोर्थ फॉर्म लगाई जाती है। When I was moving, जब मैं जा रहा था, एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, जब मैं 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पर जा रहा था। तो दोस्तों पूरी बात आपको समझ ही आ गई होगी। जब जज साहब ने उससे पूछा कि क्या आपने साइन बोर्ड को नहीं पढ़ा जिसमें लिखा था 30 किलोमीटर पर आवर, तो इस बात पर वो जो मोटर चालक था, देखिए उसने कितना फ़नी जवाब दिया कि श्रीमान, मैं उसको कैसे पढ़ सकता था, क्योंकि बिकॉज वैन आई वॉज मूविंग एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, कि जब मैं 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पर जब मैं चल रहा था तो मैं उसको कैसे पढ़ सकता था। तो दोस्तों इस तरह से कहानी ख़त्म होती है, और ये आज की छोटी सी स्टोरी थी। अगर आपको पसंद आई हो तो आप लाइक करें, और अगर आपने आज कुछ सीखा हो और आपको लगे कि वीडियो आपके काम का है तो आप इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको शुरू में ही बताया था, कहानी पूरा करने के बाद जो हु का पार्ट है उसे हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब हम उसको डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, मात्र आपको समझाने के उद्देश्य से मैंने अभी ही थोड़ा सा ये लिख दिया, तो मैं इसकी हेल्प से आपको हु समझाऊंगा। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, मेरे द्वारा बताई गई एक एक बात को आप बिल्कुल ध्यान से सुनें, ताकि आप इसको बिल्कुल अच्छे से समझ सकें, किसी भी तरह की कन्फ्यूज़न ना हो। फिर भी अगर कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट में आप पूछ सकते हैं। तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले समझ लीजिए, ये जो वर्ड है हु, ये क्या है? WHO, हु। ये जो हु वर्ड है ये एक सिंगुलर नाउन है। सबसे पहले आप इस बात को नोट कर लीजिए, ये जो है सिंगुलर नाउन है, और अगर आप इसको प्लूरल नाउन बनाना चाहते हैं तो आपको हु के साथ गाइस जोड़ना पड़ेगा। तो हु क्या है? सिंगुलर नाउन, हु गाइस प्लूरल नाउन। अच्छा, दूसरी बात ये जो हु शब्द है ये एक इंटरोगेटिव वर्ड है, जिसकी हिंदी होती है प्रश्नवाचक शब्द। मतलब कि ये एक ऐसा शब्द है कि जिसका हम प्रयोग करते हैं तो वो वाक्य को क्वेश्चन में बदल देता है। अभी हम आगे इस तरह के कुछ वाक्य बनाएंगे तो आपको ये चीज़ पता लग जाएगी। तो ये एक इंटरोगेटिव वर्ड है, और उसके अलावा दोस्तों इसका इस्तेमाल रेफरेंस देने के तौर पर भी किया जाता है। तो इसके दो इस्तेमाल हैं, एक तो इंट्रोगेटिव वर्ड के रूप में, दूसरा रेफरेंस देने के लिए। तो फिलहाल जो रेफरेंस वाला है वो हम डिस्कस नहीं करेंगे, हम इसको करेंगे इंट्रोगेटिव वर्ड के रूप में। तो दोस्तों इंट्रोगेटिव वर्ड के रूप में यदि आप इसकी हिंदी के बारे में बात करें तो इसका अर्थ निकलता है कौन, किसे, इस तरह के वाक्य आपको देखने के मिलेंगे। जैसे वहाँ कौन जाता है, आपकी मदद कौन करता है, कौन कौन क्रिकेट खेलता है, आपसे कल कौन मिला था, इस तरह के वाक्य जिसमें आप देखेंगे कौन आता है। तो चलिए अब इसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आप इस बात को समझिए कि जब आप हु का इस्तेमाल करेंगे तो अब देखिए यहाँ पे मैंने क्रॉस लगाया राइट, इसका भी कुछ मतलब है, आप इसे समझ लीजिए। जब हम हु का इस्तेमाल करेंगे तो हु के साथ हमेशा आपको ध्यान रखना है कि यदि डू, डज, डिड होगा, दोबारा बताता हूँ, हु के साथ डू, डज, डिड का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। अच्छा, आप एक बात तो समझ ही गए होंगे, अगर मान लीजिए आप हु का यूज़ कर रहे हैं तो इसका मतलब नॉर्मल सी बात है, सामान्य बात है कि वो इंट्रोगेटिव वर्ड है, और अगर इंट्रोगेटिव वर्ड का प्रयोग कर रहे हैं इसका मतलब आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बना रहे हैं। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आप कोई ऐसा वाक्य बनाएंगे कि जहाँ पर आप हु का इस्तेमाल कर रहे हैं इंट्रोगेटिव वाक्य बनाने में, तो वहाँ पर डू, डज और डिड का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, गलत है। और यदि आप हु का इस्तेमाल कर रहे हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव वाक्य बनाने में, तब आप उसका इस्तेमाल करेंगे। मैं इस बात को समझाऊंगा ताकि आप इस चीज़ को समझ लीजिए। अब जैसे मैं कुछ दो आपको एग्जांपल देता हूँ, एक इंट्रोगेटिव का, एक इंट्रोगेटिव नेगेटिव का। मान लीजिए वाक्य है स्कूल कौन जाता है, तो फिलहाल ये सिर्फ इंट्रोगेटिव है। अब इस बात को अगर आप ऐसे बोलेंगे स्कूल कौन नहीं जाता है, तो ये हो जाएगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो जो पहला वाला वाक्य है वो इस कैटेगरी में आएगा कि वो इंट्रोगेटिव है, तो इसलिए वहाँ पर डू, डज या डिड जो भी आना है वो नहीं आएगा। लेकिन जो दूसरा वाक्य है कि स्कूल कौन नहीं जाता है, उसके अंदर डू का या डज का इस्तेमाल जो होना चाहिए वो होगा। तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं कैसे। अब ये मान लीजिए एक वाक्य, वैसे मैंने हिंदी लिखी नहीं है, डायरेक्टली इंग्लिश लिख दी है,
तो आप इसको समझ लीजिए। मान लीजिए वाक्य है उसे कौन जानता है। उसे के लिए आप हिम हर कुछ भी लगा सकते हैं। उसे कौन जानता है, तो जो दोस्तों ये जो वाक्य उसे कौन जानता है प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में कोई भी इंट्रोगेटिव का वाक्य बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब का हमें इस्तेमाल करना होगा, डू या डस का। जब सिंगुलर नाउन सब्जेक्ट के रूप में आता है तो डस लगाते हैं, आप लोग जानते ही अगर आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट सीखा है। तो यहाँ पर देखिए हमने डस का इस्तेमाल नहीं किया। तो जैसा मैंने आपको बताया था रूल क्या है, यदि हु के साथ डू या डस या डिड आएगा तो हमें उसका इस्तेमाल नहीं करना इंट्रोगेटिव में। तो उसको बनाने का क्या तरीका होगा, मान लीजिए वाक्य लिखा है उसे कौन जानता है, हु, और जैसा आप जानते हैं यहाँ पर इसको सिंगुलर नाउन के रूप में प्रयोग कर रहे हैं, सिंगुलर नाउन है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल ये कहता है कि जब आप सिंगुलर सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे तो आपको वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का यूज़ करना होगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम डस तो लगा नहीं सकते, तो इसका दूसरा तरीका क्या है, इस चीज़ को क्लियर करने के लिए, नोटिफाई करने के लिए कि ये सिंगुलर नाउन है, तब आपको यहाँ पर जो आप वर्ब लगाएंगे उसके साथ में आप उसको फिफ्थ फॉर्म के रूप में यूज़ करेंगे। तो नोज़ क्या होगी, फिफ्थ फॉर्म। तो क्या हो गया, हु नोज़ हिम। अब मान लीजिए इसी वाक्य को अगर आप इंट्रोगेटिव नेगेटिव में बनाएंगे तो क्या हो जाए, उसका क्या बनेगा, उसे कौन जानता है, हु नोज़ हिम। ये हो गया इंट्रोगेटिव जिसके अंदर हमने डू या डस का प्रयोग नहीं किया। और अगर इसका ऐसा बनाएंगे कि उसे कौन नहीं जानता है, ये हो जाएगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव, तब हमें इसका इस्तेमाल करना होगा। तो हु हो गया सिंगुलर, डज नॉट हो गया नेगेटिव वर्ड, और जानते हैं आप ये सिंगुलर है तो इसमें डज नॉट आएगा। अगर मान लीजिए हु गाइज होता, मान लीजिए अगर ये होता उसे कौन कौन नहीं जानता है, अगर ये प्लूरल होता तो हम इसके साथ गाइज लगाते तो वाक्य की हिंदी भी चेंज हो जाती। उसे कौन कौन नहीं जानता है, फिलहाल ये एक ही सब्जेक्ट है, फिलहाल ये सिंगुलर है, उसे कौन नहीं जानता है, तो सिंगुलर के साथ क्या करेंगे, डज लगाएंगे, साथ में नॉट लगाएंगे, हु डज नॉट, ये हमने लगा दिया। तो उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, फिर हमें फिफ्थ फॉर्म लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो क्या हो गया, हु डज नॉट नो हिम। तो जो बात मैं यहाँ बताना चाहता था आप इसके माध्यम से समझ गए होंगे कि अगर वो इंट्रोगेटिव में हु का इस्तेमाल होगा तब डू या डज डिड ये नहीं आएगा, डू डज डिड, लेकिन इंट्रोगेटिव नेगेटिव होगा तब आएगा। चलिए अब आप अब दूसरा जो डिड वाला है वो भी देख लीजिए। मान लीजिए वाक्य है उसकी मदद किसने की, उसकी मदद किसने की, हु। अब यहाँ पर हमने डिड नहीं लगाया क्योंकि सिर्फ इंट्रोगेटिव है, और ये पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है तो सेकंड फॉर्म लगा दी, HELPED। तो दोस्तों आप शायद ये समझने में प्रॉब्लम ना हो तो मैं इसकी स्पेलिंग बता देता हूँ, HELPED, सेकंड फॉर्म है हेल्प की, हेल्प्ड। तो क्या हो गया, हु हेल्प्ड यू, सॉरी हु हेल्प्ड यू मतलब आपकी मदद किसने की, ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट। तो दोस्तों यहाँ भी हु का इस्तेमाल हुआ, इंट्रोगेटिव होने के बावजूद हमने इसमें डिड का इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि रूल ये कहता है कि हु के साथ डिड का इस्तेमाल नहीं होगा। तो पास्ट इंडेफिनिट है इसलिए सेकंड फॉर्म लगा दी। लेकिन अगर यही चीज़ इंट्रोगेटिव नेगेटिव के रूप में आएगी तो देखिए कैसे इसका करेंगे, हु इसके साथ हमने डिड नॉट लगाया और डिड नॉट के बाद फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है। तो हु डिड नॉट हेल्प यू, आपकी मदद किसने नहीं की। तो दोनों का मतलब समझ में आ गया, हु हेल्प्ड यू आपकी मदद किसने की, ये भी इंट्रोगेटिव है और ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, आपकी मदद किसने नहीं की। और जब इंट्रोगेटिव नेगेटिव में आया तब हमने डिड का इस्तेमाल कर लिया, और जब डिड लगाया तो सेकंड फॉर्म की कोई ज़रूरत नहीं है, फर्स्ट फॉर्म लगा दी। तो क्या हो गया, हु डिड नॉट हेल्प यू। चलिए तो दोस्तों इस तरह से ये हु का इस्तेमाल था। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो, काम का लगा हो, मज़ा आया हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और क्लास के बारे में कोई भी सुझाव हो तो कमेंट में बताएं। सुनने के लिए थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड बाय।